हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल महाऋषि जीएस में। तो हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली हम आपके एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं उनके पास वीडियो लेके आएंगे। तो आज भी हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हमने अपने लेक्चर में क्या किया है कि आपकी जो भी आधुनिक इतिहास है, जो भी आपका आधुनिक भारत है, उस भारत को हमने कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने कोशिश की है कि हम उसको 10-10 साल के टाइम पीरियड में आपको अच्छी तरह से समझा सकें। हमने कोशिश की है कि इस तरीके से लेक्चर को बनाया जाए कि इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ भी चीज रटनी ना पड़े। तो रटने से बचना है, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हमारे रटाया नहीं सिखाया जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि आज के लेक्चर के बाद आपको कुछ भी आधुनिक भारत में रटना ना पड़े। तो आज के जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये हमारा होने वाला है 1900 से लेके 1910 का भारत। तो ध्यान रखना, 1900 से लेके 1910 के बीच में भारत में जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं को हमने एक जगह पर संग्रह कर दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं वो सभी पॉइंट एक अपने आप में क्वेश्चन कहलाते हैं। तो हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ इसको नोट करते रहना, क्योंकि जो भी ये आपकी घटना है सबको मैंने टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया है। तो आपको भी उसे उसी प्रकार से टाइम पीरियड में पढ़ना है। उससे आपको क्या फायदा होगा कि अब जो एग्जाम का नया पैटर्न है उसमें वो क्या करता है, वो आपको 3-4 घटनाएं देगा और कहेगा कि इनको क्रम में लगाओ। तो अगर आपको वो घटनाएं अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गई, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, रट्टा करने की जरूरत नहीं, बस एक बार समझने की कोशिश करना। आप आधुनिक भारत को बहुत आसानी तरीके से समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसपे हम पढ़ने वाले हैं 1900 से लेके 1910 का भारत। तो पहला जो हमारा सन इसके अंदर होने वाली है वो सन होगी हमारी 1900। तो मैंने अभी भी आपसे कहा था कि मैंने पूरी इस टाइम पीरियड को ईयर वाइज डिवाइड कर दिया है। तो आपको भी उसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर इसे नोट करना है। तो पहली जो हमारी सन है 1900, देखते हैं 1900 के अंदर कौन सी घटनाएं घटी है। तो 1900 के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट घटना थी उसे कहा जाता है भूमि अलगाव अधिनियम, यानी कि लैंड एलिनिएशन एक्ट 1900। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो बुक के अंदर इसे पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, किसी एक बुक के अंदर नहीं मिलता, इसके लिए आपको डिफरेंट सोर्स पढ़ने पड़ेंगे। और जब वो सब पढ़ते हैं तो वो इनको समझ नहीं आता, इसलिए वो इसको स्किप कर देते हैं। और एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा डाउट ना। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। एक्ट का नाम क्या है, भूमि अलगाव अधिनियम। भूमि अलगाव अधिनियम इसको कहते हैं। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे पंजाब अलगाव अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे ऐसा, क्योंकि इस अधिनियम का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वो पंजाब के अंदर ही पड़ा। अगर हम भूमि अलगाव अधिनियम का प्रभाव देखते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पड़ा है, पंजाब के अंदर पड़ा है। इस एक्ट में उन्होंने क्या करा, इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो किसान होते थे ना, जो पहले भूमि के मालिक थे, जो किसान पहले अपनी भूमि के मालिक थे, अब उनका मालिकाना हक छीन लिया। अब उन्हें उस भूमि का ठेकेदार या अनुबंधक बना दिया गया। मतलब अब वो उस भूमि पे खेती तो कर सकते हैं, लेकिन उनके मालिकाना हक उनके पास नहीं होगा। और उनसे कहा गया कि अगर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके आज्ञा के बिना किसी फसल को छू भी लिया ना, आप उगा सकते हो लेकिन उससे कटाई नहीं कर सकते। अगर आपने छू लिया उसे, तो आपसे जो आपकी भूमि आवंटित की गई है वो छीन ली जाएगी। तो इस नियम में उन्होंने क्या प्रावधान किया कि जो भी किसान है अब से वो मालिक नहीं होगा अपनी भूमि का, वो उसका ठेकेदार या अनुबंधक कहलाएगा। वो खेती कर सकता है प्रॉपर, लेकिन जब वो फसल कटने के बारे आएगी ना, तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बिना अनुमति के उसने गलती से अपनी प्रॉपर्टी को, उस जमीन को छू लिया, उसके पेड़ को छू लिया, तो वो पूरी जमीन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ली। ये कानून था। अब इससे क्या हुआ कि पंजाब के जितने भी ज्यादा किसान थे, वो सब आक्रोश में आ गए। तो ये पूरी तरह से काफी कहते हैं ना आक्रामक आंदोलन हो चुका था। और इस आंदोलन को फिर नाम दिया गया पगड़ी संभाल आंदोलन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अभी कानून हमने देखा है, भूमि अलगाव कानून, उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम क्या था, पगड़ी संभाल आंदोलन। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि पगड़ी संभाल आंदोलन किस स्टेट में चलाया गया था, तो पंजाब में चलाया गया था। किस अधिनियम के खिलाफ चलाया गया था, तो भूमि अलगाव अधिनियम के खिलाफ चलाया गया था। तो ध्यान रखना है, पगड़ी संभाल आंदोलन। यहां पर इन्होंने नारा क्या दिया, नारा था इनका कि पगड़ी संभाल जट्टा। आपने
आपने गाना भी सुना होगा भगत सिंह की मूवी के अंदर। तो पगड़ी संभाल जट्टा ये उन्होंने नारा दिया था। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे हमारे जो भगत सिंह हैं उनके चाचा सरदार अजित सिंह। ध्यान रखना, भगत सिंह के चाचा जो थे सरदार अजित सिंह इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो इसके नेता थे। तो ये हमारे सरदार अजित सिंह है, ये इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे। इस आंदोलन के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। इसलिए हमारे भारत में हर साल 23 फरवरी को, ध्यान रखना, हर साल 23 फरवरी को पंजाब के अंदर पगड़ी सवाल दिवस बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी ये पार्ट हो जाता है कि 23 फरवरी को पंजाब के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पगड़ी संभाल दिवस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है आप सबको पता ही है कि भूमि अलगाव जो अधिनियम पास किया गया था उसके खिलाफ पंजाब में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या था? पगड़ी संभाल आंदोलन। नारा क्या दिया था उसमें? पगड़ी संभाल जट्टा। नेतृत्व कौन करा था? तो भगत सिंह के चाचा सरदार अजित सिंह कर रहे थे। इनकी मृत्यु उस दिन वहां पर उस आंदोलन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हीं की याद में हर साल 23 फरवरी को हम पगड़ी सवाल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो सेकंड घटना देखते हैं। तो 1900 की जो सेकंड इवेंट, जो सेकंड घटना है वो है इंडियाज फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन समर ओलंपिक, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पहली भागीदारी। सबसे पहले जो ओलंपिक गेम होते हैं भारत ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेशन किया था, तो वो कब किया था? 1900 में किया था। लेकिन ऐसे भारतीय नहीं किया था, वो एंग्लो इंडियंस के रूप में गए थे, मतलब ब्रिटिश भारतीय के रूप में वो गए थे, मतलब ब्रिटिश भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय लोगों ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा कब लिया? तो आंसर क्या होगा हमारा? 1900। तो दो घटना याद होगी आपको, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ये ओलंपिक है, ये आपको पता ही है कि ओलंपिक का चिन्ह क्या होता है, ये छल्ले होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट घटना देखते हैं। नेक्स्ट इवेंट आता है हमारा। अब पहला टाइम पीरियड हमारा खत्म हो चुका है। 1900 में हमने दो इंपॉर्टेंट घटनाएं देखी हैं। पहला क्या देखा हमने? भूमि अलगाव अधिनियम आया, जिसके खिलाफ क्या आंदोलन चला था? जट्टा पगड़ी संभाल आंदोलन चला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने क्या देखा कि इंडियंस लोगों ने पहली बार ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेशन किया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट डेट हमारी क्या है? नेक्स्ट डेट है हमारी 1900। नेक्स्ट डेट क्या है हमारी? नेक्स्ट डेट है हमारी 1900। तो नेक्स्ट डेट हमारी 1901 है। तो 1901 में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उसको देखते हैं। तो 1901 की जो पहली घटना है वो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बनाया गया। ध्यान रखना, पहली बार जो हमारा भारत है उसका जो उत्तरी भाग था उसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसका नाम रखा गया। अब ये नाम क्यों रखा गया था ये सब हम इसके पीछे एक हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास देखते हैं। तो उत्तर पश्चिमी सीमा, जो हमारे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा कौन सी है? जो पाकिस्तान है। आज का जो पाकिस्तान है उसे ही कहा जाता है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश। 1901 में, ध्यान रखना, 1901 में सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने यह बिल पास कराया था। इस टाइम हमारे भारत के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ने क्या करा? लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत उस भाग को नाम दे दिया जो भारत का उत्तरी भाग था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर, और आया हुआ भी है सीजीएल के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत किस गवर्नर के टाइम पे, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे पास हुआ था? तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड कर्जन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा हिस्सा है? तो जो सिंध वाला हिस्सा है और जो पंजाब वाला हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों को मिलाकर एक नाम दिया गया था जिसे कहा गया उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगर हम मैप के अंदर देखते हैं तो ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, इसी पार्ट को कहा जाता है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जो आज क्या बन चुका है? पाकिस्तान है। आपका पाकिस्तान जो है वो यही वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, क्योंकि यहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या थी, मेजोरिटी संख्या थी, वो मुस्लिम हुआ करते थे, तो इसलिए पाकिस्तान को हिस्सा दे दिया गया था। तो ध्यान रखना आपको। तो विभाजन के फलस्वरूप, विभाजन के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? पाकिस्तान। तो विभाजन से पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। विभाजन के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? पाकिस्तान। तो सिंपल सी घटना ध्यान रखनी है। 1900 की ये इंपॉर्टेंट घटना है। किसके टाइम पर हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुई थी। क्लियर है? तो एक घटना हमने देखी है 1901 के अंदर। अब चलते हैं अपना 1902 के अंदर क्या कौन सी घटनाएं घटती हैं। ध्यान रखना, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि आप जो भी नोट कर रहे हो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स के अंदर जो है डेट के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाना, उससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ध्यान रखना, 1902 के अंदर देखते हैं कौन सी घटनाएं घटती है। तो पहली घटना क्या है? यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध इज स्टेबलाइज्ड।
मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले आगरा और अवध हुआ करता था, आगरा और अवध पहले दो थे, अलग अलग थे, इनको जोड़कर अब एक स्टेट बना दिया गया जिसको नाम दिया गया संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ध्यान रखना है 1902 में क्या होता है कि जो आगरा और जो अवध था उन दोनों को मिला के एक स्टेट बनाया गया और उस स्टेट का नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस इसका नाम रखा गया। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को देखते हैं। तो अगर हम 1921 की बात करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, तो 1901 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए स्टार बना लेना इस पर आप 2-3। वर्ष 1921 में क्या होता है? इसकी पहले राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। ध्यान रखना, पहले इसकी राजधानी क्या होती थी? इलाहाबाद। अब उस राजधानी को इलाहाबाद से शिफ्ट करके कहां पहुंचाया गया? लखनऊ पहुंचाया गया। तो ध्यान रखना है, पहले जो यूनाइटेड प्रोविंसेस की राजधानी थी वो इलाहाबाद हुआ करती थी, उसको 1901 में शिफ्ट करके लखनऊ बनाया गया। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से 1921 में यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी किसे बनाया गया? तो पहले क्या थी? इलाहाबाद। अब क्या बन गई? वो लखनऊ बन चुकी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है? जब हमारा देश आजाद हो गया, हमने अपना संविधान बना लिया। संविधान बनने के बाद क्या होता है? 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि संयुक्त प्रांत का हमने नाम चेंज कर दिया और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया हमने? उत्तर प्रदेश। तो जिसे आप उत्तर प्रदेश आज समझते हो, जो आज स्टेट उत्तर प्रदेश है हमारा, जहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। पहले उसका नाम क्या होता था? पहले उसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंसेस। और किस किस हिस्से को मिलकर वो बना था? आगरा और अवध। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इवेंट आता है 1903 से 1904 के बीच में। तो 1903 से 1904 के बीच में क्या घटना घटती है इंपॉर्टेंट, उसे देखते हैं। तो तिब्बतन एक्सपेडिशन यंग वंस वैंड मिशन, मतलब तिब्बती अभियान। तिब्बती अभियान क्या है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, तो मैं बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? जो सिंपल इवेंट है वो तो आपको याद रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप स्किप कर दोगे या आप उसको ध्यान नहीं रह पाओगे, तो उसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे ये तिब्बती अभियान की मैं बात कर रहा हूं, तो यंग हस्बैंड मिशन इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा? तो समझते हैं क्यों कहते हैं। लॉर्ड कर्जन, अभी मैंने आपको बताया था, लॉर्ड कर्जन हमारे उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या करा? तिब्बत के अंदर एक आंदोलन चला था, तो उन जो आंदोलनकारी थे उनको शांत करने के लिए उन्होंने यंग हस्बैंड अभियान चलाया था। इन्होंने अपने एक सेनापति को भेजा था जिनका नाम यंग हस्बैंड था, उनसे कहा था कि वहां जाके बात करो। जब उन्होंने वहां जाके बात करी तो कहते हैं कि वार्ता की जो शर्तों को लेकर तिब्बत तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक तनाव उत्पन्न हो गया था। मतलब उनके बीच में जो मध्यस्थता थी ना वो नहीं हो पाई, एक तनाव बढ़ गया था। और उस तनाव के कारण क्या होता है? इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है एंग्लो तिब्बत युद्ध। क्या कहा जाता है इसको? एंग्लो तिब्बत युद्ध, यानी कि एंग्लो तिब्बत वॉर भी उसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इवेंट है 1903 से 1904 के बीच में ये तिब्बत अभियान। क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1904 के अंदर क्या होता है। 1904 में कौन कौन से इवेंट था? अभी हमने पिछले बारे में 1903 से 1904 रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि वो जो वार्ता है वो 1903 में स्टार्ट हुई थी और युद्ध कब हुआ था? 1904 में। तो हमने इसको कंबाइंड डेट में देख लिया था। अब 1904 में देखते हैं, तो 1904 में क्या होता है? एक बिल आता है जिसे कहा जाता है एशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, यानी कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम में क्या गया? सिंपल सा बात है, इस अधिनियम में कहा गया कि जितने भी हमारे प्राचीन मोन्यूमेंट है, जैसे कि हमारा लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सबका हमको संरक्षण करना है, इन सबको हमें संभाल कर रखना है। तो ये एक्ट आता है इनकी देखभाल के लिए। और क्या काम होता है? ब्रिटिश भारत लॉर्ड कर्जन के समय में ये लोग पास, बिल्कुल ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो उस समय हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे लॉर्ड कर्जन। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो 1904 में दो एक्ट हमने देख लिए। पहले एक्ट कौन सा देखा हमने? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। दूसरा एक्ट हम कौन सा देखते हैं? सहकारी समिति अधिनियम। सहकारी समिति अधिनियम उस टाइम स्टार्ट हुआ
हुआ था 1904 में, और आज भी हमारे भारत में ये बहुत जगह चल रहा है। आपने देखा होगा आपके जो मोहल्ला है उसमें बहुत सारी सोसाइटीज होती है छोटी, उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, वो इसी का एक हिस्सा है, सहकारी समिति का। तो उसी को ही चलाए जा रहे हैं हम। बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो लोगों के काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 एक्ट का नाम ध्यान रखना है, 1904 में पास हुए थे। इस टाइम हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो नाम जरूर ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट आता है हमारा 1905। अब 1905 से आपको ज्यादा दौड़ कौड़ देना है। अभी जो पहले की घटनाएं थी वो बहुत शांतिपूर्वक थे, लेकिन 1905 में आके आते माहौल बदलना स्टार्ट हो जाएगा भारत का। तो इसलिए अब जो इवेंट है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देखना है। तो 1905 में पहला इवेंट क्या आता है? पहला इवेंट आता है 19 जुलाई 1905। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे उसमें केवल आपसे वो ईयर पूछा करता था, लेकिन अब वो आपसे डेट और मंथ भी पूछता है, इसलिए मैंने डेट और मंथ भी मेंशन किया है। तो हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है। 19 जुलाई 1905 में क्या होता है? बंगाल के विभाजन की घोषणा किए जाते हैं। ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन इस टाइम भी हमारे गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कर्जन जो है 19 जुलाई 1905 को एक घोषणा करते हैं और कहते हैं कि बंगाल को 2 भागों में बांटा जाएगा। तो बंगाल के पार्टीशन की अगर घोषणा होती है तो किस तारीख को वो होती है? 19 जुलाई 1905। अभी विभाजन नहीं हुआ है, केवल घोषणा की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। तो नोट करने एक एक पॉइंट। प्रेसिडेंसी भारत में सबसे अधिक आबादी, यह कहा जाता है कि जो बंगाल था ना वो सबसे आबादी वाला क्षेत्र था। लगभग 8 करोड़ लोग वहां रहा करते थे। ध्यान रखना, बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र हुआ करता था। लगभग 8000 लोग हैं, जिसमें से अगर हम इसको कहते हैं ना कि अगर हम हिस्सा देखते हैं कौन कौन सा पार्ट उसके अंदर है, तो अगर आप आज का पश्चिम बंगाल देखो वो भी पहले बंगाल के अंदर आता था। बिहार हो गया हमारा, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, यहां तक कि जो आज का बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भी पहले किसका पार्ट था? बंगाल का ही पार्ट था। तो इतने सारे स्टेट जो हमारे बने ना ये सब पहले बंगाल ही कहलाते थे। तो इतना बड़ा बंगाल था, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा थी, लगभग 8 करोड़ मैंने आपको बताइए। और अगर इसको समुदाय के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो मुस्लिम और हिंदुओं का जो अनुपात था वो अनुपात था 3:2। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, हिंदू मेजोरिटी कम थी। अनुपात क्या था उनका? 3:2। तो जो लॉर्ड कर्जन थे ना उनको लगता था कि जो बंगाल है वो एक हब है आंदोलन का, सारे आंदोलन वहीं से निकलते। क्यों? क्योंकि वहां पर एक एकता है हिंदू और मुस्लिम की, और वो उस एकता को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भी बंगाल है हम उसका एक विभाजन कर देते हैं, एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी को कर देते हैं, एक तरफ हिंदू कम्युनिटी को कर देते हैं। तो उन्होंने इसीलिए इसने घोषणा की थी बंगाल के विभाजन की। तो सिंपल सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लेकिन आगे चलते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं, इसमें आंदोलन हुआ क्या? जब उन्होंने इसकी घोषणा कर दी तो हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, और उस आंदोलन के अंदर जितने भी ब्रिटिश वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया। देखा था ना, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगह कि जब बंगाल का विभाजन का डिसीजन हुआ था और ये खबर लोगों के बीच में फैली तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में आंदोलन किया था। जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने एक दूसरे के राखी बांधी थी कि दिखाने के लिए कि हम कितने एक है और हमारे अंदर आज भी एकता है। तो वो सारे काम यहाँ पर हुए थे। क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया 19 जुलाई को घोषणा की गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ? विभाजन कर दिया गया। तो आंदोलन चल रहा है, उन्हें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो आंदोलन तो हमेशा चलते रहते हैं। तो उसी आंदोलन के बीच में ही उन्होंने क्या कर दिया? विभाजन भी कर दिया। किसका? बंगाल का। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डेट, घोषणा कब की गई? 19 जुलाई को की गई 1905 में, और विभाजन किस तारीख को किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। सिंपल सा है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या घटना घटती है? इसके बाद क्या हुआ ना, जब विभाजन हो गया तो बहुत ज्यादा आक्रोश था, जनता आंदोलन पर आ गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, तो उन्होंने जो वाइसराय यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के लॉर्ड कर्जन, उनको बदल दिया, और उनके बदले नए गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो ध्यान रखना है, बंगाल के विभाजन के बाद ही 1905 में नए गवर्नर जनरल बनते हैं जिनका नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के बाद कौन बना? तो कौन बनता है? हमारे लॉर्ड मिंटो सेकंड बनते हैं। या 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद हमारा नया गवर्नर जनरल कौन था? तो भी नाम ध्यान रखना है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। सिंपल सा आप ध्यान रखोगे। ओके, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट जो था उसका भी अध्यक्ष किसको बनाया गया, मॉर्ले को बनाया गया। तो ध्यान रखना है कि भारत के नए राजीव सचिव कौन बनते हैं, मॉर्ले बनते हैं। तो लॉर्ड मिंटो को गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय बनाया गया और जो मॉर्ले थे हमारे इन्हें राज्य सचिव बना देगा। तो ये 2 पोस्ट हैं जो आपको नाम ध्यान रखने हैं। और क्या हुआ, इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी कब हुई थी, 1905 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट डेट है सब आपको। तो नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा 1905 का, वो है हमारे पास स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ध्यान रखना 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ वो स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन ही कहलाया जाता है। तो 1905 में होता है। क्यों हुआ तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें बताने की जरूरत है, आप सबको पता ही है, क्योंकि बंगाल का विभाजन की घोषणा हो चुकी थी और बंगाल का विभाजन होने वाला था। इससे लोगों के बीच में एक आक्रोश, एक क्रोध था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब वो बांटो तथा राज करो की नीति लागू करने वाली थी। तो इसीलिए उसके विरोध में भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। कब हुआ यह आंदोलन, तो ध्यान रखना है अगस्त 1905, इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लेना। अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के अंदर घोषणा की जाती है, औपचारिक घोषणा की जाती है स्वदेशी आंदोलन की, कि भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। तो ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई, अगस्त 1905 में। कहां पर की गई, तो कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर की गई। और ये मीटिंग किसके द्वारा बुलाई गई थी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई थी। तो सिंपल सा है, ध्यान रखना। क्या हुआ इसके अंदर, मैनचेस्टर से निर्मित, मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड की एक जगह है मैनचेस्टर, वहां पर निर्मित जो भी कपड़े हुआ करते थे उनका बहिष्कार किया गया। और एक नमक आता था लिवरपूल से, उसका भी बहिष्कार किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के अंदर किस जगह के नमक का बहिष्कार किया गया, तो लिवरपूल में जो नमक बनाया जाता था उसका बहिष्कार किया गया। और मैनचेस्टर से जो कपड़े भारत आते थे उन सब का भी बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। एक नारा यहां से निकल के आता है, वो क्या था, वंदे मातरम। तो लोगों ने वंदे मातरम के गीत गाकर इसका विरोध किया था। लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में गाने गाए थे, तो इकट्ठे होते थे शाम को और सब वंदे मातरम गाना यहाँ पर गाया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में ने एक फेमस गाना गाया था जिसका नाम है अमार सोनार बंगला। तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ में ही, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके सपोर्ट में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसके विरोध में एक संगीत गाया। वो संगीत का नाम क्या है, अमार सोनार बंगला। और आज की डेट में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गाना है वो यही संगीत है, अमार सोनार बंगला। तो ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संगीत को गाया था। और क्या हुआ, लोगों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी थी। तो जो इंडियंस लोग थे, हिंदू मुस्लिम, उन सभी ने हाथों पर क्या बांधी थी, एक दूसरे के राखी बांधी थी, किसी की ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि आप बेशक विभाजन कर दो क्षेत्र का, लेकिन दिलों का विभाजन नहीं कर पाओगे, हम आज भी एक हैं और जुड़े हुए और आंदोलन को करते रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने। और क्या हमें देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना है आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था। जो कांग्रेस थी उसमें 2 ग्रुप थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल ज्यादा चलती थी उनकी कांग्रेस के अंदर, तो वो इसको सीमित रूप से रखना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि ये जो आंदोलन था ये बंगाल के अंदर ही सीमित रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ दूसरे अलग हिस्से भी थे जहां पर हमको ये आंदोलन देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करते हैं पुणे और बॉम्बे में, ध्यान रखना पुणे और बॉम्बे के अंदर भी स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, तो बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा पूना और बॉम्बे के अंदर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो आंसर क्या होगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। अगर बात की जाती है, आपसे पूछा था पंजाब के अंदर कौन था, तो ध्यान रखना पंजाब के अंदर 2 लोग हमको देखने को मिलते हैं। पहले थे लाला लाजपत राय। पंजाब के अंदर 2 हमको देखने को मिलते हैं जन, पहले कौन है, लाला लाजपत राय, और दूसरे हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह को तो आप जानते हो, कौन थे अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। अभी हमने देखा था सरदार अजीत सिंह, पीछे भी हम देखे थे, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है वो वहां पर नेतृत्व कर रहे थे पंजाब के अंदर किसका, स्वदेशी आंदोलन का।
दिल्ली के अंदर पूछा जाता है तो सैयद हैदर रजा, ध्यान रखना, सैयद हैदर रजा कहां नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली के अंदर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और अगर मद्रास में पूछा जाता है तो चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई ने कहां पर नेतृत्व किया इस आंदोलन का? मद्रास के अंदर। तो ये कुछ स्टेट है जहां पर अलग अलग तरीके से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया गया और कौन कौन नेता वहां पर उसका नेतृत्व कर रहा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा स्वदेशी मूवमेंट भी क्या है, कब हुआ था ये? 1905 में आंदोलन ये हुआ था। नेक्स्ट डेट पर चलते हैं, 1906 में क्या होता है। तो अब पहली डेट देखते हैं 1906 में घटना क्या घटती है। पहली घटना हमारे पास ये है कि भारतीय मानक समय का अधिकरण रूप से अनुकूलन, मतलब जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को हम फॉलो करते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, आप सबको पता है, जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आ गए। तो वो जो टाइम रेखा है वो निर्धारित कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना भी कब होती है? 1906 में ही हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई थी। किसके द्वारा की गई, कहां की गई, तो वो देखते हैं। 30 दिसंबर 1906 को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डेट है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर जो कि आज का बांग्लादेश है, यहां पर एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की गई? तो नाम ध्यान रखना है, आगा खां के द्वारा की गई थी। तो आगा खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो कुछ इंपोर्टेंट डेट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगली घटना क्या है हमारे पास? तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखना है, कलकत्ता के अंदर यह अधिवेशन हुआ था 1906 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता के अंदर बुलाया गया था और जो हमारा गरम दल था उसके दबाव में आकर ही जो हमारा नरम दल के जो नेता हैं और उस टाइम की जो अध्यक्षता कर रहे थे इस मीटिंग की, दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग रखी थी। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर कि भारत के अंदर सर्वप्रथम स्वराज की डिमांड कब और किसके द्वारा की गई? तो 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। अगली डेट है हमारी 1907। तो देखते हैं हम 1907 के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो 1907 की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो है सूरत विभाजन, यानी कि सूरत स्प्लिट। तो ध्यान रखना है 26 दिसंबर 1907, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 26 दिसंबर 1907 के अंदर सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है। सूरत के अंदर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और उस अधिवेशन में क्या है कि जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि उनके बीच में से एक नेता बने। उनकी डिमांड थी कि अब उनके बीच में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, इन लोगों को नेता बनाया जाए। लेकिन जो नरम दल था वो चाहता था कि अपने उनके बीच में से कोई नेता बने। तो उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये विवाद चल रहा था। जो गरम दल है वो चाहता था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको बंगाल से बाहर फैलाया जाए, पूरे भारत में उसको फैलाया जाए। लेकिन नरम दल चाहता था कि ये समस्या बंगाल की है तो इस आंदोलन को हमें बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए। तो बहुत सारे विवाद उनके बीच में चले थे, जिसके कारण सूरत के इस अधिवेशन में उनके बीच में विभाजन होता है और नरम दल और गरम दल दो ग्रुप टूट जाते हैं और इसको कहा जाता है सूरत विभाजन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट डेट है। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष, ये भी इंपोर्टेंट नाम ध्यान रखना है। रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कहा जाता है कि इनके ऊपर एक कुर्सी भी फेंकी गई थी उस टाइम, एक कुर्सी फेंकी गई थी जिससे वो मामला और ज्यादा गर्म हो गया था। तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। ये सब आपको डेटे ध्यान रखनी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1907 की जो अगली घटना है, एक समाचार पत्र अधिनियम लाया जाता है, एक न्यूज़पेपर एक्ट आया और उस एक्ट में कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक कोई भी कहता है ना बात लिखता है, कोई बात कहता है न्यूज़पेपर के द्वारा, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, उसका न्यूज़पेपर बंद करवा सकते हो। तो इस न्यूज़पेपर ये था कि समाचार पत्र अधिनियम 1907 में आया था, लागू कब हुआ था? ये 1908 में। तो कब पूछा जाता है कि कब आया? तो 1907। फोर्स में 1908 में ये आया था, लेकिन पास कब हो चुका था? 1907 में। इस अधिनियम में क्या कहा गया कि जो वहां के मैनचेस्टर जो भी लोग हैं, मजिस्ट्रेट है जो भी वहां के, उन मजिस्ट्रेट को एक अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा भड़काने वाली या हत्या को प्रेरित करने वाली कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री अगर प्रकाशित करता है अपने अखबार के अंदर, तो आप उसके समाचार पत्रों को क्या कर दो,
उसकी संपत्ति और उसके मुद्रालय जो भी उस पर पैसा है, उस सबको आप जब्त कर लो और उसका समाचार पत्र बंद कर दो। ये इस अधिनियम में लाया गया था। तो एक अधिनियम आया था, ध्यान रखना है कब आया, 1907 में अधिनियम आया था। और क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, टाटा स्टील ने शुरू किया था विनिमय, मतलब पहली बार टाटा कंपनी जो बनी थी भारत के अंदर वो 1907 के ही बनती है, टाटा स्टील की स्थापना होती है। एशिया में पहला और सबसे बड़ा, ध्यान रखना, एशिया में पहला और सबसे बड़ा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी स्थापित की जाती है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, एशिया की सबसे बड़ी, जिसका नाम क्या रखा गया था, टिस्को नाम रखा गया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है कि 1907 में टाटा के द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या है, टिस्को। और उस टाइम एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी यही टिस्को। तो ये नाम ध्यान रखना है आपको। इसकी स्थापना दो बंदों ने की थी, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। पहले थे हमारे जमशेदजी टाटा और दूसरे थे हमारे दोराबजी टाटा। तो दो व्यक्ति हैं, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। कब की गई थी, तो 26 अगस्त 1907 को टेस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। कहां कहां की गई थी, तो जमशेदपुर और झारखंड दो स्थान है जहां पर इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तो नाम भी ध्यान रखना है, कहां की गई, किसने करी, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, और कंपनी का नाम क्या था ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर कहा जाता है कि टाटा लोहा और इस्पात कंपनी ने 1911 में एक पिंग आयरन होता है उसकी उत्पादन स्टार्ट किया और 1912 में स्टील का उत्पादन स्टार्ट किया। तो इस कंपनी के अंदर स्थापना 1907 में कर दी थी, लेकिन उत्पादन जो है आयरन का उत्पादन कब स्टार्ट किया, 1911 में, और स्टील का कब स्टार्ट किया था, 1912 में। तो ये डेट है, थोड़ी सी ध्यान रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला आपको जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो 1907 की अगली घटना क्या है, थियोसॉफिकल समाज की अध्यक्षता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनी बेसेंट के बारे में। तो 1907 में जो एनी बेसेंट है उन्होंने अध्यक्षता की थी, जिन्होंने ज्वाइन की थी एक थियोसॉफिकल समाज। तो ध्यान रखना है, थियोसॉफिकल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा। और इन्होंने इसको स्थापना कब की थी, 1907 में की थी। एनी बेसेंट कौन थी, बहुत अच्छी अध्यक्ष थी ये, इसकी अध्यक्ष बनी थी 1907 में। और हमारे भारत के अंदर होम रूल मूवमेंट चलाने वाले भी यही सदस्य हैं, यही है एनी बेसेंट। स्पेन की रहने वाली थी, फिर ये भारत आते हैं और भारत में आकर इन्होंने क्या करा था, हिंदू और मुस्लिम उन सब के अंदर एकता उन्होंने फैलाई। और ये कहते थे कि बौद्ध धर्म से आपको हिंदू धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब इनके हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता देती थी। तो ये लोगों से कहते थे कि आपको बौद्ध धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म की तरफ जाना चाहिए। और इन्होंने भारत के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया। और कहा जाता है INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर कोई पहली महिला अध्यक्ष बनती है तो वो भी यही चुनी गई थी। कब चुनी गई थी, तो 1917 में। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस थी हमारे उस टाइम की, भारतीय कांग्रेस होती, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो बनती है एनी बेसेंट। कब बनी थी, तो 1907 में बनी थी। तो कुछ पॉइंट है इनसे रिलेटेड। तो 1908 की जो हमारी अगली घटना है वो हमारे पास है अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल। मई 1908 में ये घटना हुई थी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस ट्रायल है ये। क्यों ये केस ट्रायल हुआ था, किसके खिलाफ था, वो भी हम जानेंगे। तो ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है, अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल। कब हुआ था, मई 1908 में हुआ था। एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल जो है, अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल जो है ये किस केस के लिए था। तो ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर के जो जिला जज थे उनकी हत्या का प्रयास किया गया था और उनकी हत्या के केस के मामले में ही ये अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल चलाई गई थी। तो किस केस के लिए थे, तो ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर के जो जज थे उनकी हत्या के प्रयास में ही ये केस ट्रायल चलाई गई। तो हुआ क्या था, पूरे मामले को समझते हैं। एक इसका दूसरा नाम भी है, इस घटना को मणिकटोला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है। इस घटना को मणिकटोला बम षड्यंत्र भी कहते हैं और एक और इसका नाम है, इससे मीरारी पुकार षड्यंत्र भी कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट नाम है जो अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो वो नाम भी आपको याद रखने हैं। हुआ क्या था, तो समझते हैं। डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड नाम के एक ब्रिटिश जज थे। तो ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे ये। इनकी एक आदत थी, जो भी इंडियंस लोग जज उनके कोर्ट में जाते थे ये उनको बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती करते थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाते थे।
जिस सजा के लिए कहते हैं ना कि जिस जो इन्होंने जुर्म नहीं किया है उसकी भी उनको ये सजा सुना देते थे। तो जो इंडियंस लोग थे वो इनसे थोड़ा नफरत करते थे, वो इनको पसंद नहीं करते थे। तो दो ऐसे क्रांतिकारी हुए हमारे, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फैसला किया, प्लानिंग की इनको डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की। तो डगलस किंगफोर्ड की हत्या करने की उन्होंने प्लानिंग की। इन्होंने डिसीजन लिया कि जब ये मुजफ्फरपुर जाएंगे, ध्यान रखना कि जब ये मुजफ्फरपुर जाएंगे तो उनकी जो गाड़ी है हम उसके ऊपर बम घेर देंगे। तो नया फैसला क्या था, तो इन्होंने क्या करा कि जो इनकी किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी थी उसके ऊपर इन्होंने बम घेरे, क्योंकि इनको लगता था कि उसके अंदर किंग्सफोर्ड बैठे हुए। लेकिन इत्तेफाक से उसमें किंग्सफोर्ड नहीं, दो ब्रिटिश महिलाएं थी और जिसमें उनकी हत्या हो गई थी। तो जब इन्होंने उस गाड़ी के ऊपर बम घेरा तो उसके अंदर किंग्सफोर्ड नहीं थे, उनके अंदर कौन थी, दो महिलाएं थी उनके बदले जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी केस के लिए प्रफुल्ल चक्की और जो हमारे खुदीराम बोस हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस भेजी गई। तो जो प्रफुल्ल चक्की थे इन्होंने तो अपना आत्महत्या गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। जब उनको पुलिस ने चारों तरफ से घेरा तो उन्होंने अपने गोली मार कर आत्महत्या कर ली। लेकिन जो खुदीराम बोस थे उनको पकड़ लिया गया था और उनको पकड़ने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। ध्यान रखना एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत के सबसे यंग नेशनलिस्ट जो फांसी पर चढ़े वो कौन थे, तो वो खुदीराम बोस थे। जब इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तो इनकी उम्र केवल 18 साल की थी। ध्यान रखना सबसे यंग बंदे थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था, तो खुदीराम बोस। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मामले में क्या होता है, इस मामले में जिन अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई उन लोगों के नाम भी एक एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। ध्यान रखना, अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी और जो मुजफ्फरपुर केस है दोनों ही एक ही चीज है। मुजफ्फरपुर में वो केस हुआ था जहां बम गिराया गया था और अलीपुर में उसकी सुनवाई हुई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है नाम के अंदर। अब अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या बनता है कि इस केस में दूसरे किन किन व्यक्तियों को पकड़ा गया। दो नाम तो हमने देख लिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। और अन्य लोग कौन थे, तो उसमें हमारे जो लोग हैं वो है अरविंदो घोष। नाम ध्यान, अरविंदो घोष है। एक इनके भाई थे वारिन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्त। ये कुछ इंपोर्टेंट नाम है जो ध्यान रखना है। इनके अलावा 27 और भी लोग थे 27-30 के आसपास जिनको पकड़ा गया था। तो इंपोर्टेंट नाम जिनके हैं वो ध्यान रखना है, अरविंदो घोष, वरिन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल दत्त। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड है ये हमारे हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी से रिलेटेड। 1909 में चलते हैं, 1908 खत्म हो चुका है। अब 1909 में कौन कौन सी घटना घटती हैं, तो 1909 में सबसे पहली इंपॉर्टेंट घटना है हमारी नासिक षड्यंत्र। अभी हमने अलीपुर और मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी देखी है। अगले साल फिर से एक ऐसी घटना घटती है जिसे कहा जाता है नासिक षड्यंत्र यानी कि नासिक कॉन्स्पिरेंसी। कब होती है, तो 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी, एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। क्या नाम था उनका, अनंत लक्ष्मण करकरे और M.T. जैक्सन। तो इन्होंने क्या करा, अनंत लक्ष्मण करकरे ने A.M.T. जैक्सन की हत्या कर दी थी। ये एक न्यायाधीश थे। तो नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, तो नाम को बोलने में थोड़ी सी कंफ्यूजन है लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखना है। तो अनंत लक्ष्मण करकरे ने किसकी हत्या कर दी थी, A.M.T. जैक्सन की हत्या कर दी, जो कि एक न्यायाधीश थे। और ये किसके सदस्य थे, ये लक्ष्मण, ये थे अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य। तो जब इन्होंने हत्या करी तो इनको पकड़ लिया गया। तो हत्या को, इसी हत्या को क्या कहा जाता है, नासिक षड्यंत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि नासिक षड्यंत्र किस घटना से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारी अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, जिन्होंने न्यायाधीश A.M.T. जैक्सन की हत्या कर दी गई। तो उसी से रिलेटेड क्या है हमारा ये नासिक षड्यंत्र, क्योंकि नासिक के अंदर ये केस हुआ था, नासिक के अंदर हत्या की गई थी, इसलिए इसको नासिक षड्यंत्र भी कहते हैं। इस केस से संबंधित अभिनव भारत के जो 27 सदस्य थे उनको सजा दे दी गई थी। तो 27 सदस्य थे इस सोसाइटी, उनको पकड़ लिया गया था, उनको सजा दी गई, जिसमें से एक हमारे वी.डी. सावरकर साहब भी थे, क्योंकि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इस अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी। इसलिए उनके ऊपर भी केस चलाया गया और उनको जो हमारा अंडमान निकोबार है उसकी जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट केस है नासिक कॉन्स्पिरेंसी, जो आपको याद रखनी है। अगली घटना क्या है, अगला हमारे पास आता है मार्ले मिंटो सुधार।
अब भारत के अंदर हमने देखा बहुत लंबे समय से काफी सारे आंदोलन चल रहे थे, तो उस आंदोलन को शांत करने के लिए एक मार्लियामेंटो सुधार लाया जाता है जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रावधान दिए जिससे कि जो इंडियंस लोग हैं वो खुश हों और इस आंदोलन जो भी अशांति फैली उसको शांत करें। तो क्या क्या प्रावधान थे देखते हैं। पहला क्या था, केंद्रीय विधान परिषद में जो पहले सदस्यों की संख्या हुआ करती थी वो केवल 16 होती थी। ध्यान रखना है, मार्लियामेंटो एक्ट से पहले जो केंद्रीय विधान परिषद था उसके अंदर सदस्यों की संख्या 16 थी। कौन से सदस्य थे? ये भारतीय सदस्य थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 60। क्या अब 60 सदस्य इसके अंदर रह पाएंगे? तो 16 से बढ़ाकर 60 संख्या कर दी थी। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। और क्या होता है, पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय बने जिनको वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी, काउंसिल होती थी, उसके अंदर नियुक्त किया गया था। तो मार्लियामेंटो एक्ट के तहत ही पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में जगह मिली। और 2 ऐसे भारतीय थे हमारे जिनका नाम है कृष्ण जी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। ध्यान रखना, कृष्ण जी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी जिनको राज्य सचिव की परिषद में जगह मिली। तो 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, वायसराय की जो कार्यकारिणी उसमें किस भारतीय को जगह मिली? तो वो कौन थे हमारे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और जो राज्य सचिव की परिषद है उसमें किस किस भारतीय को जगह मिली? तो सर्वप्रथम 2 भारतीय उसके अंदर गए। पहले कौन थे हमारे? कृष्ण जी गुप्ता और दूसरे कौन है? सैयद हुसैन विलग्रामी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और क्या काम होता है इसके अंदर? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ जिसने सबको हिला दिया था, सबको हिला दिया, वो आंदोलन, वो क्या काम किया था कि जो मुसलमान थे उनके लिए उन्होंने अलग से निर्वाचन मंडल बनाया था और कहा गया था कि उस सीट पे केवल मुस्लिम सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो जहां मुस्लिम मेजोरिटी में थे वो निर्वाचित सीट कर दी गई मुस्लिमों के लिए कि वहां से केवल मुस्लिम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जब वो लड़ेंगे तो वही जीतेंगे। तो ये इनकी एक नीति थी, कहते हैं ना बांटो और राज करो की नीति। तो इससे भी लोग काफी आक्रोश हो गए थे। तो ये यहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। 1910 अब हमारी सबसे आखिरी ईयर है। तो हमने अपनी टाइम पीरियड कब से स्टार्ट की थी? 1900 से स्टार्ट की, तो हम उसको 1910 तक ले जाने वाले थे। जिसकी आखिरी हमारी जो घटना है 1910 की वो सिंपल सी है कि वायसराय के रूप में नए वायसराय हमारे बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग। तो अभी तक कौन थे हमारे? अभी तक हमने देखे हमारे लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, उनसे पहले लॉर्ड कर्जन थे। अब मिंटो के बाद जो नए बनते हैं वो कौन बनेंगे? हमारे लॉर्ड हार्डिंग हमारे नए गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी कि नए वायसराय बनते हैं 1910 में। तो 1910 में एक घटना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने क्या कि जो पहले वायसराय थे उनको बदल के अब किसको बना देगा? लॉर्ड हार्डिंग को बना देगा। तो ध्यान रखना है। आई होप आपको पूरी टाइम पीरियड समझ में आ गई होगी। तो ये हमने 1900 से लेके 1910 के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सारी घटनाओं को हमने आपके सामने रखा है। ध्यान रखना ये किसी एक बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। हमने, हमारी टीम ने काफी सारे रिसोर्सेज से इन सारे डाटा को कलेक्ट किया है आपके लिए कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो ध्यान रखना 1900 से लेके 1910 के जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं वो सब हमने आपके सामने रख दी है। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना, अपने नोट्स बड़े अच्छे से बनाना। अगर कोई डाउट आपको लगता है उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कर देना, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको दे सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो और हमको भी मोटिवेशन मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो आने वाले लेक्चर हैं, क्योंकि अब हमको आगे भी तो ईयर पढ़ने हैं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, अभी 1911 से 1920 की तरफ भी हम बढ़ेंगे, फिर 1921 से 1930, 1940, फिर 1950 तक हमें जाना है। तो ध्यान रखना वो वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे जब सब्सक्राइब कर पाओगे, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे। इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।